हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 347th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. I really want to thank all my sponsors who make this show, go stronger and stronger every day. Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos, the Nagpur brand of chocolates now going global. Globus ITI Kamti, freshly baked. Of course, the Atmanirbhar Bharat partner, which is servicing wala, and Joshi Security Systems. विदर्भ का जो युवा है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है और उम्मीद करता है युवा फाउंडेशन से। बहरहाल आज बात उसकी जिसकी उम्मीद शायद हम कई वर्षों से कर रहे हैं, और वो है हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस हो जाना। कई सारी चीज़ें हम कई वर्षों से सुन रहे हैं कि धरती ख़त्म होने वाली है, जितने भी बड़े बड़े आइस के पर्वत हैं वो पिघलने वाले हैं, पानी का लेवल डाउन होते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे सोच और हमारे समझ से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन समझना भी तो ज़रूरी है। मेरे साथ आज दी अर्थ आवर पे बात करने के लिए हैं दो ऐसे लेजेंड्स जो एनवायरनमेंट के बारे में शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त सुरभि जायसवाल। हाय सुरभि। हाय। एंड विथ मी इज कौस्तुभ चैटर्जी सर। हेलो। हाय। हाय सर। सबसे पहले सुरभि आपसे मैं पूछूंगा, जी, अर्थ आवर क्या है? अर्थ आवर ये बढ़ता हुआ बहुत ही लार्जेस्ट मूवमेंट माना जा रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में सिडनी में, जहाँ पे वो एक सिंबॉलिक इवेंट के रूप में आया था, लाइट्स ऑफ मूवमेंट की तरह। बट ये हर साल बढ़ते गया और अभी ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज इसे मनाते हैं। सो ये होता है हर मार्च में, लास्ट सैटरडे जो पड़ता है उस टाइम पे 8:30 से 9:30 हमको हमारे घर के, हमारे या शॉप्स के, जो भी जहाँ भी हम रहते हैं उसके आजू बाजू के हमको नॉन इसेंशियल लाइट्स और इलेक्ट्रिक गैजेट्स हमको बंद करने रहते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि हम हमारा सपोर्ट, हमारा कमिटमेंट बता सके कि हाँ हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, हम क्लाइमेट एक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम हमारे नेचर के लिए हमारा वॉइस रेस करना चाहते हैं। सो ये एक मूवमेंट है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। और इस साल क्योंकि पैंडेमिक है तो ये वर्चुअली मनाया जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये बिल्कुल मनाएं। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हर साल मनाते हैं। और आप भी प्लीज़ अपने घर पे, हम लोग अभी वैसे भी पैंडेमिक में हम लोग घर पे ही रहते हैं, तो 1 घंटा आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और ये अभी इतना बढ़ गया है ये मूवमेंट कि ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रहा, ये इस तरीके से बढ़ गया है मूवमेंट कि हम हमारा आवाज़ उठा सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज पिछले 2007 की बात करें तो उस टाइम पे भी था, अभी भी था। उसके साथ ऐसे बहुत सारी एनवायरमेंटल क्राइसिस आ गई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया और नेचर डिस्ट्रक्शन, ये सब चलते जा रहा है। दिस इज़ एडिंग ऑन टू एवरीथिंग। और जैसे 2 दिन पहले ही आया कि हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है, दे आर इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट ये बताती है कि कौन से हमारे स्पीशीज़ जो है, एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, वल्नरेबल हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। एक स्पीशी है जो 86% कम हो चुका है लास्ट 50 ईयर्स में, और एक स्पीशी है जो ऑलमोस्ट 60% कम हो चुका है। सो दिस इज़ अ डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट लॉस और जो पोचिंग बोलते हैं आइवरी के लिए। सो इट इज़ वेरी अलार्मिंग एंड आई थिंक एवरीबडी शुड कम अप विथ समथिंग दैट दे कैन डू फॉर एनवायरनमेंट, द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स और changing little things that can do wonders for environment. Super. I think कौस्तुभ चैटर्जी सर से मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये कि 347वें एपिसोड में राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। है ना? सर, मुझे एक चीज़ बताएं कि हम जब द अर्थ आवर की बात करते हैं तो नागपुर के साथ अर्थ आवर का कुछ रिश्ता है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? देखिए, अर्थ आवर जो है, जो जैसा कि अभी सुरभि ने आपको बताया कि ये ग्लोबल इवेंट है, मगर 2014 में तत्कालीन जो हमारे महापौर थे, मेयर थे नागपुर के,
माननीय अनिल जी सोले, उन्होंने ये सोचा कि ये अर्थ आवर साल में अगर हम एक दिन मनाएंगे और एक दिन अगर हम लोगों को बिजली बचाने का संकेत देंगे तो ये शायद उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों से चर्चा की, हमसे भी चर्चा की, और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हर पूर्णिमा के दिन जब चांद की रोशनी थोड़ी ज़्यादा रहती है जी, उस समय नागपुर पूर्णिमा दिवस मनाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, नागपुर महानगर पालिका और हमारा ग्रीन विजिल फाउंडेशन हम 2014 से हर पूर्णिमा के दिन हर महीने पूर्णिमा दिवस मना रहे हैं, जिसमें एक चौक चुना जाता है, वहाँ के जो स्ट्रीट लाइट्स है उससे थोड़ा डिम किया जाता है, और हमारे लोग वहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं, दुकानदार हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबको 1 घंटा 8 से 9 अनावश्यक जो बिजली के उपकरण है उसे बंद करने का रिक्वेस्ट करते हैं जी। और इसका एक ट्रिमेंडस सपोर्ट माननीय अनिल जी सोले के समय से मिल रहा है। पहले उन्होंने इसका सपोर्ट किया, उसके बाद जो अगले मेयर आए हमारे प्रवीण जी दटके, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, फिर नंदाताई जिचकार, फिर संदीप जोशी जी, और अभी तो हमारे दयाशंकर तिवारी जी हैं। ये सभी लोगों का एक मेहनत रहा, नागपुर वासियों का मेहनत रहा कि ये जो पूर्णिमा दिवस कैंपेन है जी, इसने करीब करीब 2.5 लाख केजीज ऑफ कार्बन एमिशन को रोका है। और इस प्रयास की सराहना हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने भी अपने मन की बात में करी है। अरे वाह। तो देखिए, जो पेरिस एग्रीमेंट जिसपे अभी सुरभि ने बताया, जिसपे इंडिया ने हस्ताक्षर किया, ये 2016 में किया है जी, मगर नागपुर पेरिस एग्रीमेंट में जो हस्ताक्षर 2016 में हुआ उसी लाइन पे ऑलरेडी 2014 से ही कार्यरत है। अच्छा। और इस तरह से बिजली बचा के काफ़ी पैमाने पर जो यूनिट जो बचे उससे कार्बन उत्सर्जन को रोका गया। इसलिए नागपुर अर्थ आवर से कई सालों से जुड़ा हुआ है। सर, अर्थ आवर का जो एक दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर साल में एक ऐसा दिन होता है और उस एक दिन में भी एक ऐसा घंटा होता है जब पूरी दुनिया में लोग लाइट, घरों की लाइट बंद करते हैं। एक दिन 1 घंटा बिजली इस्तेमाल पूरी की पूरी बंद रहती है। इसका बेसिक बड़ा फायदा क्या है? देखो राज, मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई भी इंसान जब इस धरती पे आता है तो सबसे ज़्यादा किसके प्रति ऋणी होता है? अपने माँ के प्रति जी। अगर माँ नहीं चाहे तो हम आएंगे भी नहीं। सही बात। मगर इसके बाद भी हम साल में एक दिन मातृ दिवस मनाते हैं जी, मदर्स डे मनाते हैं जी। ये रेस्पेक्ट देना है उस माँ को जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया। ये एहसास दिलाना है उस मदरहुड को कि हम आपका सम्मान करते हैं और हम आपके प्रति ऋणी हैं। उसी लाइन पे एक दिन 1 घंटा करके कोई मेजर चेंज आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, मगर आप लोगों तक पहुंच सकते हो कि देखिए आज ऊर्जा बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास कोयला है, हमारे थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, हमें बिजली मिल रही है और हम इसे व्यर्थ कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, मैं बिल भर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है जी। पर कल जब बिजली के स्रोत ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? और यही लाइन पे मैं बताना चाहूंगा कि पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने 3 मुख्य वादे किए हैं। पहला वादा यह है कि 2016 में भारत वर्ष वादा कर रहा है जी कि 2030 तक हमारे जो कार्बन एमिशन है उसे हम 2005 में हम जितना करते थे उससे भी करीब 33 से 35% कम कर देंगे। तो मुद्दा ये उठता है कि 2016 में आप कह रहे हो कि आप कम करोगे, तो जनाब करोगे कैसे? आपका देश तो प्रगति के पथ पे जा रहा है, सच बात। आप तो डेवलपिंग कंट्री हो, तो आप कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे करोगे? यहां आता भारत का दूसरा वादा कि हम हमारे 40% एनर्जी सोर्स को नॉन रिन्यूएबल से हटा के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ले जाएंगे। और भौगोलिक दृष्टि से भारत सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए बेहतरीन जगह पे खड़ा है जी। इसके सिवा पवन ऊर्जा भी हमारे पास काफी बड़ा स्रोत है। तो हम 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ले जाएंगे। और तीसरा वादा जो कार्बन उत्सर्जन हो गया
उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक बनाएंगे कि हम पेड़ लगाएंगे। नाउ द थिंग इज, अगर तो क्या वाकई में इंडिया ने कुछ किया है 2016 से लेकर 2020 तक? ऑब्वियसली मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं इस देश में रहता हूं कि आज भारतवर्ष सोलार एनर्जी यूटिलाइजेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे है और विंड एनर्जी यूटिलाइजेशन में 4th पोजीशन पे है। क्या बात। और हमारे जो सोलार एनर्जी 2016 में जो करीब 2.63 गीगावाट थी, वो आज बढ़ के 36 गीगावाट हो गया है। सो व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड इन पेरिस एग्रीमेंट इज बीइंग ऑनर्ड। एंड रिसेंटली अगर हम क्लाइमेट चेंज इंडेक्स देखेंगे कि कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो भारत बेस्ट 10 देशों में है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट को शायद अगर नंबर के इस इसमें किया जाए तो शायद हम थोड़ा सा और ऊपर भी आ सकते हैं, अगर इसमें कोशिश और की जाए तो। नहीं, देखिए इसमें भी बात क्या है, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि सुरभि ने बताया कि जो लड़ाई है वो है कि हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री के अंदर ही रखना है। 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना पिछले 100 साल में। अच्छा। और ऑलरेडी हम 1.1, आई थिंक 1.1 राइट, 1.2, 1.1 हम लोग ऑलरेडी 1.1, 1.2 पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हमको इसको 2 के नीचे रखना है। और अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है कि इसको 1.5 के नीचे रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। मगर ऐसा कोई भी देश आज नहीं दिख रहा है जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 1.5 के तरफ अग्रसर हो रहा है, मैं उतना कर पाया है। इसलिए क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के पहले 3 जो पादान है वो अभी भी रिक्त है, वो खाली है। जहां से शुरू होता है वो 4थे पादान से शुरू होता है और हम 10वें पे हैं, मतलब हम 7वें नंबर पे बेसिकली, क्योंकि पहले के 3 पादान तो खाली है जी। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। जहां तक एनर्जी का सवाल है, जैसे जो पहले 2 वादे हैं उसको हम बड़ी अच्छी तरह से हम उसको पूरा कर रहे हैं जी। मगर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो तीसरा वादा है उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि जो ग्रीन कवर है वो वादा हमने किया है बढ़ाने का, पर शायद हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहां भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वहां पे पहला काम हम कर रहे हैं कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जी। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कंपेंसेटरी प्लांटेशन जो है जी, वो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिखावा बहुत आ रहा है। और आज अब बड़ा दर्द होता है राज भाई जब हम ये देखते हैं कि आज पर्यावरण जो है ये आपको प्रसिद्धि के लिए सबसे आसान माध्यम है जी। आज लोगों को लगता है कि पर्यावरण का जो दायरा है, पर्यावरण संरक्षण का जो दायरा है वो सिर्फ है कि पेड़ लगा दो, फोटो खिंचवा लो और कचरा साफ कर लो, झाड़ू मार दो, स्वच्छता अभियान हो जाएगा, बस पर्यावरण खत्म। पर ऐसा नहीं है। और ये जो पर्यावरण एक ओशन है, बस इसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जहाँ तक ग्रीन कवर की बात है, यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। सर, जहाँ आपने ये बात अभी कही कि विकास तो हो रहा है लेकिन विकास के पहले विनाश हो रहा है, लेकिन जो ये विनाश हो रहा है ये भी तो सर एक बड़ा प्लान्ड तरीका है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को अगर हम देखें आज, जहाँ पर अगर मेट्रो वहाँ से निकल रही है, मेट्रो बन रही है और वहाँ पर एक झाड़ मेट्रो के बीच में अड़ रहा है, तो कई सारे हज़ारों लाखों लोगों के कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को, और एक झाड़ को काटना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े ऑर्डर्स निकले कि अगर कोई झाड़ काटता है तो कितनी बड़ी पेनल्टी है या कितनी बड़ी कार्रवाई होती है उस पर, या कितना बड़ा फाइन लगता है। पर सर विकास भी तो देखना है, बिल्कुल बैलेंस कैसे करें? राज देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और तार करके क्या बैलेंस किया जा सकता है? किया जा सकता है बॉस। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्रश्न आपका बहुत सही है। अगर एक झाड़ काटना है तो मैं भी कहता हूं कि तोल मोल के देखना पड़ेगा कि वो झाड़ के रहने से पर्यावरण को कितना फायदा हो रहा है और वो झाड़ के नहीं रहने से पर्यावरण को कितना फायदा हो रहा है। कोई भी मुझे पूछेगा भाई झाड़ नहीं रहने से फायदा कैसा? अब देखिए, जैसे एक झाड़ अगर कहीं पे है, वो झाड़ कितना ऑक्सीजन दे रहा है,
जी और कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक फैक्टर है जी। और वहाँ पे अगर आप कोई एक कम्युनिटी मूवमेंट को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों से नहीं जाएंगे, वहाँ से शायद मेट्रो से जाएंगे, तो काफ़ी एनर्जी बचेगा उसमें जी, काफ़ी ईंधन बचेगा, तो जी। वो करना पड़ेगा। मगर मेरा क्या कहना है, अगर ऐसे में आपको झाड़ काटना है तो आप जरूर झाड़ काटिए, मगर एक झाड़ के बदले में जो 5 झाड़ लगाना वो तो लगाइए। हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन फोकस है सभी का, वो मुद्दा है कि झाड़ काटना है या नहीं काटना है। झाड़ काटेंगे, नहीं काटने देंगे। बट एक जो दूसरा जो एक लाइन निकलता है, जैसा आप बोल रहे हैं जी, कि विकास को भी मद्देनजर रखना है, तो इस झाड़ को कटना है तो कटेगा, मगर इसका कंपेंसेटरी कहाँ है? आप देखेंगे 90% प्रोजेक्ट्स में, आप मेरे को एक सिंपल सा बात बताइए राज भाई, कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसमें 400 पेड़ कटेंगे, 500 पेड़ कटेंगे, सर ऐसे भी प्रोजेक्ट है जहाँ 7,000 और 8,000 पेड़ कटने की बिल्कुल बात है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, जी ये प्रोजेक्ट्स कॉफी टेबल पे नहीं आते हैं, जी, ये प्रोजेक्ट्स बहुत दिन पहले ही ड्राइंग बोर्ड पे आ जाता है बहुत स्टडी है उसके पीछे। और आपको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट आएगा। अभी पहला प्रिलिमिनरी डीपीआर बन रहा है और आपको पता है उसी दिन से कि इस प्रोजेक्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपके 500, 600, 1000, 5000 पेड़ कटेंगे। जी, तो आप तभी से कंपेंसेटरी प्लांटेशन का प्लानिंग क्यों नहीं करते? अब जब पेड़ कटने की बारी आती है, जब लोगों का विरोध होता है, तब आप कंपेंसेटरी प्लांटेशन का जगह ढूंढ रहे हैं। तो यही अगर आप 5 साल पहले कर, देखिए क्या है, जैसा आपने बोला विकास होगा, लोग क्या कह रहे हैं, नागपुर के भी लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे शहर से ग्रीन लंग्स खत्म हो रहे हैं। जी, तो इसका विरोध हो रहा है, जो जी। एकदम वाजिब है। अब अगर कोई भी किसी को भी कोई प्रोजेक्ट आना है और अगर वो 5 साल पहले ही कितने पेड़ कटेंगे उस हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 5 करके अगर वो कहीं पे पेड़ डेवलप कर लेता, तो 5 साल में क्या होता, ग्रीन लंग्स शिफ्ट हो रहा है। जी, आज ग्रीन लंग समझ लो यहाँ जहाँ हम बैठे, हमने इसको शिफ्ट कर दिया 2 किलोमीटर दूर में, मगर शहर में ही है, पर हम वो नहीं कर रहे हैं। जी, जब पेड़ कटाई का वक्त आता है तब हम कहते हैं कि हम कंपेंसेटरी प्लांटेशन करेंगे, और काफी जगहों पे तो ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि कहाँ करेंगे वो भी नहीं पता है। तो ये जो चीज है, यहाँ पे हम मार खा रहे हैं। पर सर जहाँ पे जब ट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, हाँ, क्या ये सक्सेसफुल मॉडल है? देखिए अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत प्रोफेसर्स हैं जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन की कामयाबी पर व्याख्यान देते हैं, मगर यदि हम नागपुर शहर की बात करें तो इतिहास इसके विपरीत बोल रहा है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, सक्सेस रेट नहीं है। सही सच्चे दिल से भी लोगों ने कोशिश किया है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि मेट्रो ने काफ़ी मेहनत करी है, उन्होंने बाहर से एक्सपर्ट्स भी लाए हैं जी, इन्वेस्ट भी किए हैं जी, जेन्युइनली, जी, सच्चे दिल से चाहते थे कि भाई ये पेड़ को ट्रांसप्लांट हो, पर नहीं हो पाया। मे बी दो अपना जो सेमी एरिड कंडीशन है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइकस स्पीशीज़ जो हैं वो थोड़े से हो सकते हैं, बाकी शायद नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर नागपुर की पटभूमि पे अगर हम बात करें तो कामयाबी हमें उतनी दिख नहीं रही है बस। सुरभि, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, क्योंकि जी। बहुत डिटेल में आपने भी इसका अध्ययन किया है, आपने भी Right. इसकी बहुत स्टडी करी है, जी, तो तीसरा पॉइंट था उसके ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कौस्तुभ सर ने एक बहुत अच्छे बात कही, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी रोशनी ऑलरेडी डाल चुके हैं इस पे। लेकिन जो पहले 2 पॉइंट्स हैं जी। जिनको लेकर कमिटमेंट हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो कमिटमेंट पूरा करना आसान है, या फिर क्या हम उतने सक्षम हैं आज जो हम ये कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल। इंडिया की बात करें तो अगर हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट ट्रैकर पे जाए तो उसमें पता चलता है कि इंडिया ने already we are over achieving the targets, the nationally determined targets that we have promised in Paris Agreement. So अभी लास्ट ईयर COP26 होने वाला था, तो उसमें ऐसा था कि every country will redefine the nationally determined
जो चैलेंजेस हमने कमिटमेंट्स हम लोग ने जो दिए हैं जी। तो उसमें था कि हाँ हम सारे कंट्रीज ने कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं बट दीज आर नॉट इनफ टू मेंटेन 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग टेम्परेचर हम लोग रोकने की बात कर रहे हैं तो वो इनफ नहीं हो रहा है, तो हमको रीडिफाइन करना है। तो क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वो नहीं हो पाया है, अभी फिर से होने वाला है कॉप, तो उसमें सारे कंट्रीज रीडिफाइन करने वाले हैं अपने जो भी जितना भी वो कमिटमेंट्स देना चाहते हैं। बट द थिंग इज अभी इंडिया इज एक्चुअली ओवर अचीविंग इट। 2020 टारगेट्स उन्होंने अचीव कर लिया, इनफैक्ट वी हैव ओवर अचीव्ड इट। बट इंडिया एक कंट्री है, इट इज वन पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, सो ऑल द कंट्रीज नीड टू डू इट एंड बहुत ही इनसफिशिएंटली अदर कंट्रीज आर परफॉर्मिंग। सो अगर हम लोग पूरा ग्लोबली देखें क्लाइमेट चेंज को कम करना या हमारा टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना, तो अगर इसी रेट में विद सेम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, कार्बन एमिशंस, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड फूड इनसिक्योरिटी, हमारे सेम प्रैक्टिसेस हम लोग करते रहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जी कौस्तुभ साहब, जिस किस्म के हमारे रास्ते हैं, जिस किस्म के हमारे यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जिस किस्म की गर्माहट इस शहर को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है ये शहर जो है, जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा गिरती हैं यहाँ पर, हमारा टेम्परेचर 48 और 49 डिग्री मर्क्यूरी तक पहुँच जाता है। इस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर में जब हम, जो थर्ड पॉइंट है जिसके ऊपर मैं वापस आ रहा हूँ अभी, उस किस्म का इनिशिएटिव लेना क्या सरकार को भी बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है? नहीं, एक्सपेंसिव का सवाल नहीं है, ये तो लाइफ को बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सपेंसिव या नॉन, कुछ चीज़ें होती हैं बस जो आपको करना पड़ता है जी। तो आज अगर हम सिर्फ कंक्रीट जंगल ही बनाएंगे तो ये तो बहुत किताबों में भी लिखा है, बच्चा बच्चा जानता है कि पेड़ों से हमें फ़ायदा क्या है। तो राज के बाद जैसे किसी इम्पोर्टेंट शो में इस पे मैं ज़्यादा वो टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं आपके इस शो के माध्यम से जिस चीज़ को मैं सामने लाना चाहता हूँ, मेरा वो कहना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। देशों ने कर दिखाया है, शहरों ने कर दिखाया है, अगर हम मंशा बना लेते हैं तो डेफिनेटली ये हो पाएगा। सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये पूरे साल में, पिछला जो साल गया वो सर प्रकृति के लिए भी एक मेरे हिसाब से एक सरप्राइज के स्वरूप ही आया। बिल्कुल, जब लोग घर से बाहर नहीं निकले और रास्तों पर गाड़ियां नहीं चली, फैक्ट्रीज में इंजन नहीं चले, धुआं नहीं हुआ, प्रदूषण नहीं हुआ, प्रकृति का एक अलग नया रूप देखने को मिला। क्या ये एक अलार्म है? अलार्म तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि राज हम सभी जानते थे कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था। आज जब मैं पर्यावरण शास्त्र की पढ़ाई कर रहा था तब से मैं गंगा एक्शन प्लान सुन रहा हूँ, आज भी चल रहा है जी। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक तरफ से हम करोड़ों रुपए डाल रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए, और दूसरी तरफ से हर दिन उतनी ही गंदगी गंगा और यमुना में आते जा रहा है। तो हम एक तरफ से सफाई करते जाएंगे, एक तरफ से गंदगी आती जाएगी। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए राज भाई कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जैसे कोई नदी बह रहा है, कोई नदी बह रही है तो इसमें मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, हमें उससे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके जहाँ पे वो पोल्यूशन आके नदी में मिल रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, जिससे कि उस पानी को लेके ट्रीट करके हम नदी में छोड़ें। जो कॉन्सेप्ट आज नाग नदी में बोला जा रहा है जी, आज नाग नदी जो कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, आज नाग नदी जो नागपुर शहर के बीचों बीच में से 17 किलोमीटर चलती है, नाग नदी को साफ करने के लिए यही कॉन्सेप्ट लिया गया है कि छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, जिसमें सीवेज को नाग नदी से ही लिया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और फिर छोड़ा जाएगा।
इससे क्या होगा कि जो सीवेज जो बह रहा है नाग नदी में, सीवेज जिसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 200 मिलीग्राम पर लीटर है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 400 मिलीग्राम पर लीटर है, दैट विल गेट रिड्यूस टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू 30 एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू से 100 और 80। सो ये अगर हम करते हैं एक साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के समय हमारी नदियां स्वच्छ हो गई जी, सरासर गलत है। क्योंकि नदी जो हमारी है वो दो कारणों से प्रदूषित हो रही, एक जो औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी निकल रहा है और दूसरा जो हमारे घरों से सीवेज निकल रहा है। अब औद्योगिक इकाइयों से गंदा पानी जो निकल रहा है उसके रोक टोक के लिए हर इंडस्ट्री को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, वो बनाना कंपलसरी है जी। सो मोस्ट प्रोबेबली आज सारे बड़े इंडस्ट्रीज में तो हैं ही, अब प्लांट नहीं चल रहा है तो आप प्रदूषण कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय ये बंद था, मगर हमारे घरों से निकलने वाला सीवेज तो बंद नहीं था। और आज पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो दावे के साथ बोल सकता है कि हम जितना सीवेज जनरेट कर रहे हैं हम उतना सीवेज ट्रीट कर रहे हैं। सो हमारे नदियों में अनट्रीटेड सीवेज तो जा ही रहा था जी, फिर नदी स्वच्छ कैसे हो गया लॉकडाउन में? ये अतिशयोक्ति है कि कहीं से बैठ के किसी को हिमालय दिख रहा है। चंडीगढ़ से सर बहुत कुछ दिखने लगा था, बहुत कुछ दिखने लगा। अगेन इट्स अ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं जी शब्द नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। नहीं सर, लेकिन जब हम थाली बजा सकते हैं, जब जी। हम दिए जला सकते हैं, जब जी। हम घंटा बजा सकते हैं सर, अर्थ आवर जब साल में एक बार आता है, क्या कहीं ना कहीं भारत और स्पेशली नागपुर शहर की अगर मैं बात करूं, कहीं नागपुर चूक जाता है इसको फॉलो करने के लिए? क्योंकि घंटी हाँ। तो नागपुर ने बहुत बजाई, दिया भी बहुत लगाए। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये जो एक ओनरशिप की जो बात है ना बॉस, जो ओनरशिप की बात है, और ये आपने बहुत सही बात बोला है। देखो राज, क्या होता है कि आज हम सब फॉलोअर्स हैं जी। हमें जो बोला जाएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मत बोले जिससे हमारे पास जिनका प्रभाव है तो जैसे हम हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो चीज होती है। नहीं, आप छोटे छोटे गांव में जाके देखेंगे, आप वहाँ के सरपंच अगर कुछ बोले तो वो चीज होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने बोला था माननीय अनिल जी सोले जिन्होंने ये अर्थ आवर शुरू किया था जी, जब उनको दत्तक लेने की बात आई अलग अलग गांव की, तो उन्होंने एक गांव को दत्तक लिया, रोंघा। मैं उनके साथ वहां गया भी था जी। आप विश्वास नहीं करोगे राज जी कि उनके वहां जाने से पूर्णिमा के दिन पूरा गांव अंधेरे में अंधेरा हो जाता है और गांव के लोग बाहर आते हैं और साथ में बैठ के बातें करना, गप्पे मारना, कुछ गेम्स करना और कैंडल्स जलाना, ये सारी चीजें होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे माननीय अनिल जी सोले जी का कहने का एक प्रभाव है जी। तो ये अगर हमारे सिर्फ नागपुर में नहीं हर जगह में अगर ये ओनरशिप वे लोग लें जिनके बोलने से लोग सुनते हैं जी। आज नागपुर में पूर्णिमा दिवस कैंपेन को भी इतना कामयाबी क्यों मिला? क्या वो सिर्फ ग्रीन विजिल फाउंडेशन के लिए मिला? बिल्कुल नहीं। ग्रीन विजिल फाउंडेशन तो बहुत सारे कैंपेन करता है। वाई पूर्णिमा दिवस इज अ स्मैश हिट? क्यों? क्योंकि आज जितने भी महापौर अनिल जी सोले जी के बाद हुए हैं उन सभी ने इस पूर्णिमा दिवस कैंपेन को साथ दिया, उन्होंने आह्वान किया, सारे महापौर मैदान में उतरे, रास्ते पे उतरे, तो आज इसलिए नागपुर में ये कामयाबी है। सर अभी तो पेंडेमिक है जी, पिछले साल भी अर्थ आवर वाज नॉट दैट बिग अ हिट Yes. अक्रॉस द ग्लोब। मैं नागपुर की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द ग्लोब। आज फिर वही 8 बजे 8:30 बजे पूरी दुनिया में लाइट बल्ब्स बंद हो जाएंगे, पंखे बंद हो जाएंगे, एसीज बंद हो जाएंगे, घरों में अंधेरा रहेगा, दिया जलेगा, लोग कैंडल लाइट डिनर और कैंडल लाइट पार्टी करेंगे, मतलब बैठ के गप्पे मारेंगे, परिवार बैठेगा। सर नागपुर शहर से क्या कहना चाहते हैं सर? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण किसी प्रशासन का या किसी व्यक्ति विशेष का दायित्व नहीं है, ये समाज का दायित्व है, ये हर व्यक्ति का दायित्व है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले प्रजन्म के लिए कर रहे हैं। आज आपने भी शो किए हैं, नागपुर के कुछ लोग हैं
जी। जो इतने सचेत हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जी जो अजनी वन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जी जिन्होंने भारत वन के लिए संघर्ष किया है, जी। ये चंद लोग हैं सर। लेकिन भारत जो- वन में आप थे, अजनी वन में आप दिखाई नहीं दे रहे। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है कि भारत वन में मैं बिल्कुल था, हम लोग थे, जी पर अजनी वन में मतलब आप नहीं दिखे, मतलब ग्रीन विजन नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल कहने का बिल्कुल, मतलब। जी क्योंकि इसमें जो अजनी वन में जो मुद्दा है, जी उसमें ये मुद्दा है आपके इंटरमोडल स्टेशन का। जी इंटरमोडल स्टेशन एक यूटिलिटी आइटम है। जी आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम इंटरमोडल स्टेशन नहीं चाहते। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि एक शहर को इंटरमोडल स्टेशन ना मिले। जी हमें इंटरमोडल स्टेशन भी चाहिए, पर पर्यावरण को तकलीफ भी ना हो, ये भी चाहिए। जी जिसका एक ऑप्शन है कि इंटरमोडल स्टेशन को अजनी से कहीं और ले जाओ, खापरी। कहीं भी ले जाओ, पर वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके ऊपर हमने स्टडी नहीं किया है कि जी। खापरी वायबल है कि नहीं है। जी मगर दोस्त, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। जिस दिन सभी लोग साथ बैठने की बात करेंगे, उस दिन ग्रीन विजिल भी रहेगा बस। अच्छा। जिस दिन से विरोधाभास चलता रहेगा, जी तब टेक्निकली हमारी टीम कन्विंस नहीं हो पा रही है कि इंटरमोडल स्टेशन का अपोज करना है कि नहीं करना। मगर मैं साथ उन सबका देता हूं जो अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं दोनों पक्षों का साथ देता हूं, क्योंकि इंटरमोडल स्टेशन टेक्निकली, जो मैंने क्या बोला राज, आपके शो में भी बोला था, जी विकास की जरूरत है। नहीं, एक बेसिक स्टडी है जो नहीं हो रही है। जी बेसिक स्टडी क्या है कि कितने पेड़ कटेंगे, कौन से स्पीशीज हैं, जी हर स्पीशीज का कार्बन एब्जॉर्प्शन क्या है, जी ऑक्सीजन ट्रांसफर क्या है। विसिविस इंटरमोडल स्टेशन आने से कितना कार्बन एमिशन कम होगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए। और यही एक चीज है, ये बताएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली वायबल है। सुपर। सुरभि, 8 साढ़े 8 बजने में बस 3 घंटे बचे हैं। ऐड समथिंग प्लीज प्लीज। सो ऐसा किसने बोला पता नहीं, हम लोग हैं नहीं अजनी वन में। वी हैव डन लॉट ऑफ स्टडी, वी हैव गॉन देयर सो मेनी टाइम्स। हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है, हमने NHAI से भी बात की है। एंड व्हाट हमारा आइडियोलॉजी ये है कि वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ कार्बन न्यूट्रल। इफ आई वुड लाइक टू एलाबोरेट अ लिटिल बिट कि जो अभी सर ने बोला एनवायरमेंटल वायबिलिटी, वो प्रोजेक्ट का क्या है, कार्बन न्यूट्रल है क्या वो प्रोजेक्ट, इसमें कोई क्लैरिटी अभी तक है नहीं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें आता है। सो वी नीड टू अचीव सो मेनी गोल्स। वी हैव सो मेनी गोल्स लाइक वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेशन हो गया। देयर आर सो मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम लोग विकास बोल रहे हैं या विनाश बोल रहे हैं, बट देयर इज अ गोल्डन मीन विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज और अदर सिटीज़ हु हैव डेवलप्ड ऑलरेडी, हु हैव ऑलरेडी एमिटेड अ लॉट, जिसने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर लिया है, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड towards rising temperature. जी। But the thing is, when we talk about एक शहर की बात करते हैं, तो एक शहर पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। इट इज़ अबाउट द ग्लोब। एंड हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नागपुर इज़ अ growing city and it is growing in a very rapid speed, and there's urbanization and there's population explosion. So thinking about all the things, there are drivers जिसमें environmental challenges आते हैं। जैसे अभी हमारा सीमेंटीकरण हो रहा है, मेट्रो आया था, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था, अभी IMS आ रहा है, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। So this is one phase and it is a temporary phase. So everything is going to happen for a time being, and then if it is not stopped and it is not done in a planned manner, it is going to damage in a way which is not
विच इज़ इरिवर्सिबल। बट मुझे लगता है कि जैसे IMS की हमने बात की, वैसे हम लोग ये प्रोपोगेट कर रहे हैं या ये हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं, लेट्स हैव एवरीथिंग ऑन अ क्लियर बोर्ड, लेट्स हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लेट्स वाई दे हैव सम पॉलिसी कि जिसमें उनको एक्सपेंशन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेना है, वाई दिस इज़ देयर। सो लूप होल हमारे जो भी हमारे पॉलिसीज़ हो गया या देर आर सम बोर्ड्स जिन्होंने ये डिसाइड किया, वाई दिस इज़ देयर। सो लूप होल वहाँ से आ रहा है। देन दे डोंट हैव एनी प्लानिंग। जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है, जैसे 5 साल पहले बन रहा है, तो हर चीज़ मायना रखता है, हर चीज़ एक अहमियत रखती है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट कि वी आर नॉट विथ अजनी वन, वी आर देयर, बट हम लोग उतना एजिटेशन में विश्वास नहीं करते हैं। वी बिलीव कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग में बिलीव करते हैं, स्ट्रक्चरल प्लानिंग, और वी बिलीव डिस्कशन वी बिलीव कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज and humankind need to come on same platform for sustainable development. हमारे शहर में लाइट जाना बहुत मतलब ऐसा नहीं कि लाइट नहीं जाती है, हमारे यहाँ लाइट जाती रहती है। हमारे यहाँ आजकल एक और नई चीज़ निकली है कि बिजली काट दो, क्योंकि लोग लाइट का बिल नहीं भर रहे हैं या भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड का वक्त है, और उसमें एकदम से ग्रीन आर आता है, अर्थ आर आता है जी। और अर्थ आर में अब अगर वक्त में देखूं तो 2 घंटा 55 मिनट बाकी हैं। जो नागपुर शहर के वासी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? ग्रीन विजिल क्या कहना चाहता है? ग्रीन विजिल सिंपल भाषा में लोगों ने 1 घंटा घर की बिजली क्यों बंद रखना? इट इज वेरी मतलब एक लार्जेस्ट मूवमेंट है जैसे मैंने बताया है, एंड इट इज डेफिनेटली मैंडेटरी नहीं है, ये आपको अपनी इच्छा से करना है। इट्स जस्ट वन आवर, इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 आवर 1 डे इन अ ईयर, एंड वो भी अनावश्यक नॉन इसेंशियल लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक गैजेट्स वो आपको बंद करने हैं। ऐसा नहीं बोला गया है कि आप पूरा लाइट्स ऑफ कर दीजिए, आपकी मर्जी है। एंड ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूवमेंट है कि आप चाहते हैं कि ये पृथ्वी बनी रहे, आप चाहते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन को वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले, वो सारी सहूलियत मिले, राइट टू ब्रीथ हम जैसे कहते हैं, वी नीड गुड air quality, we need water sustainability, we need natural resources, we need biodiversity, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम डिपेंडेंट है। और ये सिर्फ एक एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन के रूप में देखा जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 1 घंटा लाइट्स ऑफ। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, then it's all up to you, it is just a request, and अगर आप ये करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी साथ में होगा, एंड ये it's a kind of movement that will bring us together, and अगर हम लोग पूरे नागपुरियंस यूनाइटेड हो, पूरा ग्लोबली सब every human beings are united and follow this, then it will be a legendary thing. Super, thank you so much सुरभि। कौस्तुभ सर, सम अप करेंगे इस इंटरव्यू को आपके आह्वान से जी। क्या कहेंगे? छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अर्थ आवर साल में 1 बार आता है, ये बताता है कि हम ऊर्जा बचत के लिए कमिटेड हैं। हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसे हम भी रोकना चाहते हैं। जितना भी हो सके छोटा मोटा योगदान हम इसमें देना चाहते हैं। आने वाले प्रजन्म के लिए इस पृथ्वी को एक बेहतर रहने योग्य स्थान बनाना चाहते हैं। आह्वान है आप सभी से हाथ जोड़ के कि इट्स ए ग्लोबल इवेंट। 8:30 से 9:30 आज अनावश्यक जो बिजली उपकरण हैं, थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि कुछ एक घर, एक कमरे में एक साथ में 3 लाइट्स जल रहे हैं, मगर आपके 1 घंटे एक लाइट पे रहिए, 2 लाइट्स ऑफ कर दीजिए। अगर तीनों करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते, कुछ काम चल रहा है, 1 लाइट पे रखिए। पंखा चल रहा है, नागपुर में बहुत गर्मी तो है नहीं आज के डेट में, बहुत ज़्यादा, AC ऑफ कर दीजिए, पंखे पे रहिए। तो अनावश्यक जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिजली उपकरण बंद करेंगे, ये एक आह्वान है। ये एक सांकेतिक मुहिम है जिससे ये बताया जाता है कि हाँ, वी डू केयर फॉर मदर अर्थ और हम भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं। सर, आपने और सुरभि ने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रीन विजिल फाउंडेशन हमेशा से नागपुर शहर में बहुत अच्छा काम करते आया है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहें। इस प्रकृति को बचाने में जिस किस्म का योगदान आप दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी आशीर्वाद आपको मिलता रहे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में एक बात कौस्तुभ सर और सुरभि ने बात कही और ग्रीन विजिल फाउंडेशन आज यही आह्वान कर रहा है और बात बहुत सीधी है। मैं छोटा था तब मेरे दादाजी मुझे बहुत टोकते थे कि क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे तो चेयर पे बैठे रहते थे। तो कहीं से निकलो तो बोलते थे अरे ज़रूरत नहीं है लाइट बंद करो, अरे ज़रूरत नहीं है पंखा बंद करो। वो उनके रूम में पंखा अमूमन शुरू नहीं रहता था जितना हमारे रूम में रहता था। तो मैं उनको पूछता था जी आपको गर्मी नहीं लगती? तो उन्होंने बोला कि हम जब छोटे थे बेटा पंखे नहीं थे, हम नेचुरल हवा से खुश हो जाते थे। हवा की ब्रीज चलती है ना तो खुशी हो जाती थी। खुले आसमान के नीचे सोते थे, रात को तारे गिनते गिनते अपने आप नींद आ जाती थी। पुरानी सोच थी, लेकिन पुरानी सोच में कितनी ताकत है। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि इंसान और गधे में एक बहुत छोटा सा फ़र्क है। गधे को अपना फ़ायदा नहीं समझता, इंसान को समझता है। आज 8:30 बजे आप खुद से पूछिएगा कि आप इंसान हैं या गधे। अगर जवाब समझ में आ जाए तो बत्ती बंद कर दीजिएगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। फ्रिज बंद मत कीजिएगा, नहीं तो आपके घर वाले आपको सच में गधा कहेंगे। सामान खराब मत करना, फ्रिज शुरू रखना, बाकी पूरी लाइट्स और पूरे पंखे बंद रख देना और मोमबत्ती जलाना और अपने परिवार के साथ बैठ के अंताक्षरी खेलना। मज़ा आएगा, आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। ये प्रकृति, ये धरती माँ आपको आशीर्वाद देगी कि आपने कम से कम 1 घंटा तो अपनी धरती माँ के बारे में सोच लिया। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इंसान रहें। गधे तो कई बार पार्लियामेंट भी पहुंच जाते हैं। और जिंदा रहें। जय हिंद।